भूषण अपने मिशन के बारे में सुनो। कराची में पीर जी नाम के एक बहुत मशहूर मजहबी लीडर रहते हैं। वो मुसलमानों के एक दीनी फिरके के लीडर हैं। तुम्हें पीर जी को कत्ल करना है। अगर तुम उन्हें कत्ल कर दोगे तो उनके फिरके के लोग इस कत्ल की सारी जिम्मेदारी दूसरे मजहबी फिरके पर डालेंगे। इस तरह मुसलमानों के दो बहुत बड़े मजहबी फिरकों में जंग हो जाएगी और वो एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर देंगे और कराची बल्कि पाकिस्तान में इंतशार और अफरा तफरी की सूरत पैदा हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं। मगर पीर जी को कत्ल करना इतना आसान नहीं है। मुसल्लह बॉडीगार्ड हर वक्त उनके साथ होते हैं। भूषण ने कहा, वो किस वक्त अपने घर से निकलते हैं, कहां कहां जाते हैं और उनके बॉडीगार्ड्स की तादाद कितनी है। पांडे ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें हमारे कराची में मुकीम आदमी सेवा जी से मालूम हो जाएंगी। वो इस बारे में तुम्हें पूरी तरह से गाइड करेगा। भूषण ने पूछा, लेकिन इस मिशन में कमला का मेरे साथ जाना मुनासिब नहीं रहेगा। ये मेरा साथी ख्याल है। पांडे ने कहा, कमला को हम इसलिए तुम्हारे साथ भेज रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए रास्ता साफ करेगी। भूषण ने पूछा, वो कैसे? वो इसी तरह के पीर जी जुमेरात के रोज बीमारों के लिए अपने बंगले पर दुआ भी करवाते हैं। कमला अपने बीमार बच्चे की मां बनकर पीर जी के पास दुआ करवाने जाएगी और अपनी कोशिश और अय्यारी से पीर जी के शेड्यूल के बारे में अंदरूनी मालूमात हासिल करके तुम्हें बताएगी। भूषण ने कहा, एक बात याद रखो, आज तक मुसलमानों में मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के दरमियान जितने भी फसादात हुए हैं वो हम नहीं करवाए हैं, वरना एक फिरके का मुसलमान दूसरे फिरके के मुसलमानों को कत्ल करने या उसे नुकसान पहुंचाने का सोचता भी नहीं। इसलिए ये काम बहुत सोच समझ कर करना होगा और इसमें कामयाब होना होगा। भूषण ने कहा, आप फिक्र न करें। पांडे बोला, बस अब तुम कराची जाने की तैयारी शुरू कर दो। शिवाजी को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया गया है। कल का दिन छोड़कर तुम परसों की रात गाड़ी से कराची रवाना हो जाओगे। उसके बाद खामोशी छा गई जिसमें कागजों की खड़बड़ की आवाज थी। फिर पांडे की आवाज उभरी। पांडे ने कहा, ये कुछ रकम है, इसे अपने पास रख लो। बाकी तुम्हें कराची में जितनी रकम दरकार होगी वो सेवाजी से मिल जाएगी। याद रखना, कराची के स्टेशन पर सेवाजी तुम्हें अस्सलाम वालेकुम अब्दुल शकूर भाई कहकर मिलेगा और तुम उससे मियाँ जी कहकर बुलाओगे। भूषण ने कहा, याद रहेगा। पांडे बोला, इस मिशन के बारे में अभी कुंदन को भी न बताना। हम इस सिलसिले में इंतहाई राजदारी से काम लेना चाहते हैं। भूषण ने कहा, आप जैसा कहते हैं हम वैसे ही करेंगे। पांडे ने कहा, अब तुम लोग वापस जाओ। पहले तुम यहाँ से निकलोगे, मैं तुम्हारे जाने के बाद निकलूंगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग टेप पर कोठरी से निकलने और टैक्सी में सवार होने और टैक्सी के स्टार्ट होने वगैरह की आवाजें रिकॉर्ड हुई थी। बॉस ने टेप स्टॉप कर दी और शेर खान की तरफ देखकर कहा, शेर खान, हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के एक इंतहाई खतरनाक मिशन का राज मालूम हो गया है। हमें हर हालत में पीर जी को इन दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम से बचाना है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें गिरफ्तार करवा देना चाहिए। शेर खान ने कहा, सर, अगर हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो इनका कराची वाला गिरोह हमारे हाथ से निकल जाएगा। हम उनके साथ सेवाजी और सेवाजी के दूसरे भारतीय दहशतगर्द साथियों को भी पकड़ सकते हैं। सिर्फ भूषण और कमला के गिरफ्तार होने से पीर जी की जिंदगी महफूज नहीं हो जाएगी। यही काम उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची वाले दहशतगर्द भी कर सकते हैं। बॉस ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक है, तुम इन लोगों के साथ जाओगे। ये लोग परसों रात की गाड़ी से कराची जा रहे हैं। तुम कोई भेस बदल कर उसी गाड़ी में सवार हो जाओ और उन पर निगाह रखो। और जब कराची के स्टेशन पर ये लोग अपने आदमी सेवाजी से मिलेंगे तो तुम सेवाजी की शनाख्त करने के बाद उनका पीछा करोगे कि ये लोग कराची में कहाँ जाते हैं। शेर खान ने कहा, सर, मैं किसी भी भेस में हुआ ये लोग मुझे पहचान लेंगे। इस तरह मैं इनके करीब नहीं जा सकूंगा, जबकि जरूरत इस अमर की है कि हमारा कोई आदमी इन लोगों के करीब रहकर इनकी नकलो हरकत का जायजा लेता रहे। बॉस ने कहा, ठीक है, हम रहमत खान को तैयार करके इनके साथ इसी गाड़ी में रवाना कर देंगे। शेर खान ने कहा, मैं रहमत खान को जानता हूँ, मगर सर ये बड़ा नाजुक काम है, क्या वो ये जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सकेगा? बॉस ने कहा, रहमत खान भेस बदलने का माहिर है और हम उसे पीर जी का चेला बनाकर उस भेस में भेजेंगे। तुम सिर्फ इतना करो कि रहमत खान को दहशतगर्द भूषण और कमला की शक्लें दिखा दो। बाकी सारा काम रहमत खान खुद कर लेगा। बाकी तुम भी उसी ट्रेन में कराची जाओगे, मगर भूषण, कमला और रहमत खान को अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। शेर खान ने कहा, ठीक है सर, आप ऐसा करें कि रहमत खान को आज सूरज गुरूब होने से पहले हमारे मकान पर भिजवा दें। उसे कहें कि वो मुलाजिम रमजानी का रिश्तेदार बनकर उससे मिलने के बहाने आ जाए। मैं उसे भूषण और कमला की चेहरा शनासी करवा दूंगा। बॉस ने कहा, परसों रात को कराची जाने से पहले तुम मुझसे मिलकर जाना। ठीक है सर। शेर खान मकान पर वापस आ गया। भूषण और कमला मकान पर ही थे। उन्होंने इकट्ठे खाना खाया। शेर खान ने भूषण से कहा, भूषण भैया, कराची के टिकट तुम्हें कल ही मंगवा लेने चाहिए, वक्त पर शायद टिकट न मिले, बड़ा रश होता है। भूषण बोला, कुंदन भैया, कल टिकट इसी जगह पहुंच जाएंगे। शेर खान समझ गया कि भारतीय सिफारतकार उनके लिए टिकट मुहैया करेगा। तीसरे पहर शेर खान रमजानी की कोठरी में गया तो वहाँ रहमत खान पहले से बैठा हुआ था। शेर खान के गले लगकर मिला और बोला, शेर खान, वो भारतीय दहशतगर्द कहाँ है? शेर खान ने कहा, तुम उस खिड़की की ओट में छुप कर खड़े हो जाओ, मैं उन्हें लेकर इस तरफ से गुजरता हूँ। ये कहकर शेर खान कोठरी से निकल आया। उस वक्त भूषण और कमला कमरे में अंदर बैठे बातें कर रहे थे। शेर खान ने जाते ही कहा, भूषण भैया, आज चाय बागीचे में बैठकर पीने को जी चाह रहा है। कमला ने कहा, कुंदन ने मेरे दिल की बात की है, मैं भी इस कमरे में बैठ कर तंग आ गई हूँ। भूषण बोला, हमें जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। शेर खान बोला, भैया, यहाँ इर्द गिर्द करीब कोई मकान नहीं है, हमें कोई नहीं देखेगा, और देख भी लिया तो क्या है,
तुम लोग मेरे मुसलमान दोस्त बनकर जहाँ रह रहे हो। भूषण और कमला उठकर शेर खान के साथ बाहर बागीचे में आ गए। शेर खान ने कहा, जरा चहलकदमी करते हैं। शेर खान भूषण और कमला को अपने साथ चलाता हुआ रमजानी की कोठरी के आगे से गुजर गया। रहमत खान ने दोनों यानी भूषण और कमला को नजर भरकर देख लिया। जिस रात कमला और दहशतगर्द भूषण को कराची रवाना होना था, उसी रोज दिन के वक्त शेर खान अपनी तंजीम के बॉस के यहाँ पहुंच गया। वहाँ उसने बॉस के पहलू में एक सब्ज लंबे कुर्ते सब्ज सहमत वाले आदमी को देखा, जिसने सर पर सब्ज रंग का साफा बांध रखा था और हाथ में लंबी तस्बीह थी। पहली नजर में शेर खान ने उसे बिल्कुल न पहचाना। बॉस ने कहा, शेर खान, तुमने रहमत खान को नहीं पहचाना? तब शेर खान ने गौर से देखा, रहमत खान ही था। बॉस ने कहा, ये कराची वाले पीर जी के चेले के रूप में है, बस अब तुम इसका काम देखना, लेकिन तुम्हारा काम इससे भी ज्यादा अहम है। तुम्हें भूषण, कमला और कराची के भारतीय दहशतगर्द सेवाजी को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देना। अगरचे तुम उनसे दूर रहोगे, लेकिन इन लोगों को अपनी निगाह में रखोगे और कराची में मरकजी दफ्तर के अब्बासी साहब को भी रिपोर्ट करके उन्हें सारे हालात से आगाह करोगे, ताकि वो भी पीर जी की हिफाजत के लिए पूरा इंतजाम कर लें। उसके बाद अगर वहाँ इन भारतीय दहशतगर्दों को गिरफ्तार करवाने की जरूरत पड़ी तो अब्बासी साहब खुद ही ऐसा कर लेंगे। रहमत खान कहने लगा, शेर भाई, मैं भारतीय दहशतगर्द भूषण और कमला के डिब्बे में ही सफर करूंगा। शेर खान ने कहा, कल रात वाली गाड़ी में उनकी सेकंड क्लास की नशिस्तें रिजर्व हो चुकी हैं, तुम्हें भी उसी डिब्बे में अपनी सीट रिजर्व करवा लेनी चाहिए। रहमत खान ने हंसकर कहा, मेरी सीट इसी डिब्बे में रिजर्व हो चुकी है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तुम कौन से डिब्बे में होगे? शेर खान ने कहा, मैं भी किसी न किसी डिब्बे में फकीर के भेस में मौजूद होगा। बॉस ने कहा, ये तुम अच्छा करोगे कि फकीर का भेस बदल कर उनके साथ जाओ। शेर खान बोला, सर, अगर भेस बदल कर न गया तो ये लोग बड़े चालाक हैं, कहीं न कहीं इनकी मुझ पर नजर पड़ गई तो फौरन समझ जाएंगे कि दाल में कुछ काला है, और हो सकता है कि ये कराची जाने के बजाय रास्ते से ही वापस आ जाएं या गायब हो जाएं। उसके बाद शेर खान बॉस से इजाजत लेकर वापस आ गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। कराची जाने वाली गाड़ी पिंडी से रात के 8 बजे रवाना होती है। शेर खान एक फकीर के भेस में प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। वो एक जगह छुप कर बैठा था और गेट की तरफ देख रहा था, जहाँ से मुसाफिर अंदर आ रहे थे। उसने देखा कि भूषण और कमला आ रहे हैं। भूषण ने शलवार कमीज और वास्कट पहन रखी थी, हाथ में छोटा सा अटैची केस था। कमला ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। दोनों प्लेटफॉर्म पर आकर एक बेंच पर बैठ गए। उसकी थोड़ी देर बाद रहमत खान सब्ज लिबास पहने हाथ में तस्बीह लिए आता दिखाई दिया। शेर खान अपनी जगह पर आहनी सुतून की ओट में बैठा रहा। जब गाड़ी आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी तो शेर खान ने देखा कि भूषण और कमला फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े। उनके बाद रहमत खान भी उसी डिब्बे की तरफ बढ़ा। जब ये लोग फर्स्ट क्लास के डिब्बे में दाखिल हो गए तो शेर खान भी अपनी जगह से उठा और 2 डिब्बे छोड़कर एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी। इस डिब्बे में रहमत खान सब्ज लिबास में मलबूस पीर जी के मुरीद के रूप में अपनी सीट पर बैठा तस्बीह फेर रहा था। ये 4 मुसाफिरों का डिब्बा था और चौथा मुसाफिर डिब्बे में नहीं था। सिर्फ भूषण, कमला और रहमत खान ही थे। जब ट्रेन रावलपिंडी शहर से निकल आई तो रहमत खान ने भूषण की तरफ देखकर पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? भूषण ने कहा, जी हम कराची जा रहे हैं, मेरी बेगम का भाई बीमार है, हम उसकी खबर लेने जा रहे हैं। रहमत खान ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात हुई, हमारा साथ रहेगा, मैं भी कराची जा रहा हूँ। भूषण ने कहा, आप जरूर कराची किसी मेले में शरीक होने जा रहे हैं। रहमत खान ने हंसकर कहा, भाई साहब, हमारे लिए सारी दुनिया एक मेला है, हम कराची वाले बड़े पीर जी के मुरीद हैं, हम उनकी खिदमत में हाजिरी देने जा रहे हैं। इतना सुनना था कि भूषण के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि उसे इस सब्ज़पोश मुरीद से पीर जी के बारे में काफी मालूमात हासिल हो सकती है। उसने तस्दीक करने की खातिर कहा, ये पीर जी तो बड़ी मशहूर दीनी शख्सियत है। रहमत खान बोला, पीर जी की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं, उनके लाखों मुरीद हैं, उनकी दुआ में खुदा ने बड़ी शिफा दी हुई है। भूषण को मौका मिल गया। उसने कहा, शाह जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हो गए। मेरी बेगम का भाई एक अरसे से बीमार है, बड़े इलाज करवाए, कोई आफाका नहीं हुआ। अब हमारा ख्याल है कि हम कराची में पीर जी के आस्थाने पर हाजिर होकर उनसे दुआ करवाएं। खुदा उनकी दुआ कबूल फरमाकर मेरी बेगम के भाई को जरूर शफा अता करेगा। उधर रहमत खान को भी इन दहशतगर्दों के ज्यादा से ज्यादा करीब रहकर उनकी सरगर्मियों और नक्लो हरकत से आगाह रहने का मौका मुयस्सर आ रहा था। उसने कहा, पीर जी मुझसे बड़ी शफकत करते हैं, वो मुझे अपना खास मुरीद समझते हैं, मैं खुद आपको उनकी खिदमत में ले चलूंगा। भूषण बेख्तियार बोला, वाह वाह शाह जी, आपने तो हमारा काम आसान कर दिया, हम आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। रहमत खान ने कहा, एहसान कैसा भाई साहब, ये तो खल्के खुदा की खिदमत है, खल्के खुदा की खिदमत ही इंसान को इंसानियत का रुतबा दिलाती है। ट्रेन चलती रही और रहमत खान और भूषण की बातें भी जारी रही। कराची पहुंचते पहुंचते इन दोनों में एक तरह की दोस्ती हो गई थी। कराची गाड़ी रुकी तो प्रोग्राम के मुताबिक कराची वाला भारतीय दहशतगर्द सेवाजी भूषण और कमला को लेने आया हुआ था। उसने उन दोनों के फोटो देख रखे थे। मसलहतन कमला ने निकाब उलट रखा था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से रहमत खान, भूषण और कमला एक साथ उतरे। भूषण ने एक शलवार कमीज वाले आदमी को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ बढ़ते देखा तो फौरन पहचान गया कि यही सेवाजी हैं। सेवाजी ने भी भूषण और कमला को पहचान लिया था। सेवाजी ने आगे बढ़कर कहा, अब्दुल शकूर, अस्सलाम वालेकुम। भूषण ने मुसाफा करते हुए कहा, मियाँ जी आप कैसे हैं? दोनों दहशतगर्दों ने एक दूसरे की शनाख्त कर ली थी। भूषण ने सेवाजी से कहा, मियाँ जी ये अब्दुल्ला साहब हैं, कराची वाले बड़े पीर जी के खास मुरीद हैं। सेवाजी के कान खड़े हो गए। कराची वाले पीर जी इन दहशतगर्दों का टारगेट थे।
शिवाजी समझ गया कि ये सब स्पोश उनके बड़े काम आ सकता है और इसके जरिए उन्हें पीर जी के बारे में, उनके आने जाने के शेड्यूल और बॉडीगार्ड के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती हैं। वो भी समझ गया कि भूषण ने इसी वजह से पीर जी के इस खास मुरीद से दोस्ती गांठ ली है। भूषण ने रहमत खान से कहा, शाहजी ये मेरे भाई अब्दुल शकूर हैं, इन्हें भी आपके पीर जी से बड़ी अकीदत है। शिवाजी ने आगे बढ़कर बड़ी अकीदत के साथ रहमत खान के दोनों हाथ चूमे और कहा, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके न्याज हासिल हो गए। ये सारा ड्रामा शेर खान फकीर के भेस में प्लेटफॉर्म से कुछ फासले पर खड़ा देख रहा था। वो समझ गया कि रहमत खान अपना काम बड़ी जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर ही खड़े ये लोग बातें करने लगे। भूषण ने रहमत से कहा, शाहजी आप बड़े पीर जी से सिफारिश करके मेरी बेगम के भाई के हक में दुआ करवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कमला ने कहा, शाहजी मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। रहमत खान खुद इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी नजरों में रखना चाहता था। उसने कहा, बीबी एहसान की कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि कल मेरे पास आ जाए, मैं आपको लेकर पीर जी की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। भूषण ने बोला, आप यहाँ किस जगह कायम करेंगे? रहमत खान ने कहा, मुस्लिम होटल सदर में, मैं हमेशा वहीं ठहरता हूँ। कमला ने पूछा, हम कल किस वक्त आए शाहजी? रहमत खान ने पहले से सब कुछ सोच रखा था, कहने लगा शाम 4 बजे आ जाएं। उसके बाद भूषण, कमला और सेवाजी चले गए। रहमत खान दूसरी तरफ निकल गया। शेर खान फकीर के भेस में उसके पीछे पीछे गया। स्टेशन से बाहर एक जगह दोनों मिल गए। शेर खान ने पूछा, क्या बातें हुई? रहमत खान ने कहा, सब कुछ ठीक हो गया है, कल 4 बजे वो मेरे पास आ रहे हैं, मैं खुद उन्हें लेकर पीर जी के पास जाऊंगा और इन लोगों के मंसूबे का मजीद सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। चलो अब अपने ठिकाने पर चलते हैं। वो एक रिक्शे में बैठकर कराची में अपने खास ठिकाने पर आ गए। रहमत खान कहने लगा, शेर खान तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें पीर जी को सारी बात बता देनी चाहिए या नहीं? शेर खान बोला, अगर दहशतगर्द हमारी निगाहों में न होते तो फिर पीर जी को खबरदार करने की वाकई जरूरत थी, लेकिन अब वो लोग जिन्होंने पीर जी पर हमला करना है हमारी पहुंच में है, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि मुमकिन है कि अगर हमने उन्हें बता दिया तो हो सकता है वो अपने किसी बॉडीगार्ड से ये बात कर दें और दहशतगर्द गायब हो जाएं और किसी दूसरी जगह से उन पर हमला कर दें जिसके बारे में हमें इल्म ना हो। रहमत खान ने सदर के होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। शेर खान फकीर के हुलिये में ही अपने कराची के ठिकाने पर रहा। दूसरे रोज 4 बजे भूषण और कमला रहमत खान के होटल में आ गए। रहमत खान पहले ही से उनके इंतजार में था। वो उन्हें वहां से सीधा पीर जी की रिहाइशगाह पर ले गया और उनसे कमला के फर्जी भाई की सेहतयाबी के लिए दुआ करवाई। उसके बाद रहमत खान ने भूषण से कहा, भाई जी आपके मामू अब्दुल शकूर क्यों नहीं आए? भूषण बोला, उन्हें एक जरूरी काम पड़ गया था, कहने लगे मैं फिर किसी रोज पीर जी के न्याज हासिल करने जाऊंगा। रहमत खान ने कहा, आप लोगों का कयाम यहाँ किस जगह पर है? भूषण ने यूं ही कह दिया, हम अपने मामू अब्दुल शकूर के क्वार्टर में ही ठहरे हुए हैं। अब्दुल शकूर भाई कहाँ रहते हैं? क्लिफ्टन के पीछे जो नई इमारतें बनी हैं उनके पास ही है ये क्वार्टर। रहमत खान ने कहा, चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ाता हूँ। कमला कहने लगी, शुक्रिया भाई, असल में मुझे अभी अपनी एक सहेली से मिलने जाना है। रहमत खान ने पूछा कि ये आपके बीमार भाई कहाँ पर रहते हैं? इस सवाल पर कमला ने कहा, वो भी मेरे मामू जान के पास ही रह रहे हैं, इलाज के लिए यहाँ आए हुए हैं, ठीक होने के बाद पिंडी हमारे पास वापस आ जाएंगे। इतना कहकर कमला और भूषण ने रहमत खान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे इजाजत ली और टैक्सी में सवार होकर एक तरफ को रवाना हो गए। रहमत खान ने एक रिक्शा ले लिया और उसे टैक्सी का पीछा करने को कहा। रिक्शा टैक्सी के पीछे लग गया। रहमत खान ने ड्राइवर से कहा, इतना फासला जरूर रखो कि टैक्सी वालों को शक न हो कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन टैक्सी को निगाहों से ओझल न होने देना। आगे आगे टैक्सी और पीछे पीछे रिक्शा कराची की सड़कों पर दौड़ते रहे। भूषण आखिर एक तजर्बाकार जासूस और भारतीय दहशतगर्द था। उसने देख लिया कि एक रिक्शा बड़ी देर से उनके पीछे आ रहा है। उसने कमला को सरगोशी में ये बात बताई तो कमला ने पीछे मुड़कर शीशे में से देखा। कुछ फासले पर रहमत खान का रिक्शा आ रहा था। उसने कहा, शायद हमारा पीछा किया जा रहा है, ये जरूर कराची की CID होगी। भूषण बोला, मैं अभी इनसे पीछा छुड़वाता हूँ। भूषण कराची शहर से वाकिफ था। उसने टैक्सी वाले को एक खास इलाके की तरफ जाने के लिए कहा। ये इलाका शहर का वो इलाका था जहाँ बड़ी मार्केटें और शॉपिंग सेंटर थे। एक मार्केट के बाहर ये लोग टैक्सी से उतरकर मार्केट में दाखिल हो गए। ये मार्केट दूसरी मार्केट में निकल गई थी। वहाँ से भूषण कमला को साथ लेकर एक शॉपिंग मॉल में दाखिल हो गया। इस शॉपिंग मॉल का दूसरा दरवाजा दूसरी मार्केट के अंदर निकल गया। वहाँ से वो एक तंग गली में आ गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे कोई नहीं था। उन्होंने एक रिक्शा पकड़ा और सीधा अपने खुफिया ठिकाने पर आ गए जहाँ सेवाजी मौजूद था। सेवाजी ने पूछा, तुम लोगों ने बड़ी देर कर दी। कमला ने कहा, खुफिया पुलिस हमारा पीछा कर रही थी। सेवाजी ने पूछा, फिर? भूषण बोला, फिर क्या? खुफिया पुलिस को चकमा देकर हम निकल गए। सेवाजी ने पूछा, तुम्हें यकीन है भूषण के तुम्हारे पीछे यहाँ तक कोई नहीं आया? भूषण ने कहा, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला, यकीन करो कि किसी को हमारी खुफिया जगह का इल्म नहीं हो सका। सेवाजी ने पूछा, अब ये बताओ कि पीर जी से तुम्हारी मुलाकात हुई? भूषण ने कहा, हाँ। सेवाजी ने सवाल किया, उनके बॉडीगार्ड्स और उनके बाहर आने जाने और सिक्योरिटी के बारे में कोई खास बात मालूम हुई? भूषण बोला, जहाँ हम बैठे थे वहाँ तो पीर जी के 4 बॉडीगार्ड कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे। एक बॉडीगार्ड जहाँ वो बैठे थे वहाँ उनके पीछे गन लेकर खड़ा था। सेवाजी कहने लगे, इसका मतलब है कि हम पीर जी पर उनकी बैठक में हमला नहीं कर सकते। कमला ने कहा, वहाँ हमला करने की जरूरत में हमारा वहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो जाएगा और हमारे पकड़े जाने का खतरा मौजूद होगा। भूषण ने कहा, हमें उन पर उसी वक्त गोलियों की बौछारें बरसानी चाहिए जब वो अपनी कोठी से निकलकर किसी खुली जगह पर से गुजर रहे हों या सड़क का मोड़ काट रहे हों। कमला ने कहा, उनके बॉडीगार्ड का क्या बनेगा? सेवाजी बोला,
बोला, हमारा एक आदमी सिर्फ बॉडीगार्ड पर ब्रस्ट फायर करेगा, बाकी हम दोनों पीर जी की गाड़ी को निशाना बनाएंगे। भूषण ने कहा, हमें दस्ती बम भी इस्तेमाल करने होंगे, शॉट गनों का निशाना चूक सकता है। सेवाजी कहने लगा, हमारा एक साथी दस्ती बम फेंकेगा, तुम फिक्र न करो, पीर जी हमारे हाथ से बच नहीं सकेंगे। ये बताओ कि क्या तुम लोग अब पीर जी के सब स्पोश मुरीद से मिलने का इरादा रखते हो? भूषण ने कहा, मेरा ख्याल है अब उसकी जरूरत नहीं। इस शख्स के जरिए हमें कोई खास मालूमात हासिल नहीं हो सकी। हम अपने तौर पर मालूम कर लेंगे कि पीर जी किस वक्त निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। दूसरी तरफ शेर खान और रहमत खान भी गाफिल नहीं बैठे थे। उन्होंने अपने 3-4 आदमियों को पीर जी की रिहाइशगाह के आसपास दूर दूर तक फैला दिया था और उन्हें हिदायत कर दी थी कि जहाँ उन्हें किसी रिक्शा, मोटर या मोटरसाइकिल पर कोई मशकूक लोग नजर आए, वो फौरन उन्हें मोबाइल पर खबर कर दें। रहमत खान और शेर खान ने खुद भी पीर जी की रिहाइशगाह की निगरानी शुरू कर दी थी। रहमत खान ने अपना सब्ज लिबास उतार कर लंबी दाढ़ी लगाकर अपना हुलिया फकीरों वाला बना लिया था। शेर खान पहले ही फकीरों के भेस में था। उन्हें इस बात का अफसोस था कि भूषण और कमला उन्हें उस रोज चकमा देने में कामयाब हो गए थे और वो उनके खुफिया ठिकाने का सुराग नहीं लगा सके थे। दूसरी तरफ सेवाजी और भूषण के आदमियों ने भी पता करवा लिया था कि पीर जी किस वक्त घर से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं। आखिर उन्होंने एक दिन हमला करने का मंसूबा बना लिया। उस रोज कराची के आसमान पर बादल छाए हुए थे। शेर खान ने ये अक्लमंदी की कि एक दिन पहले कराची के पुलिस चीफ को सारे हालात से आगाह कर दिया और उन्हें बता दिया कि भारत से दहशतगर्दों की एक पार्टी शहर में दाखिल हो चुकी है और वो किसी भी रोज पीर जी पर कातिलाना हमला कर सकती है। चुनाचे कराची पुलिस चीफ ने खुफिया पुलिस के अलावा मुसल्ला पुलिस को भी खुफिया जगहों पर तैनात कर दिया था। जिस रोज भूषण सेवाजी के आदमियों ने पीर जी पर हमला करना था, उस रोज भी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया गया था। शेर खान और रहमत खान भी असलहा लिए मौजूद थे। शेर खान ने पुलिस चीफ को खास तौर पर हिदायत की थी कि सारे दहशतगर्दों को हलाक न किया जाए, कम से कम एक दहशतगर्द को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए ताकि उससे उनके खुफिया ठिकाने और पाकिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्दों के बारे में मालूमात हासिल हो सकें। पीर जी की गाड़ी दिन के 10 बजे उनकी रिहाइशगाह से निकली। बॉडीगार्ड्स की एक गाड़ी उनके आगे और एक उनके पीछे थी। पीर जी की गाड़ी दरमियान में थी। कमांडो शेर खान और रहमत खान एक आम सी जीप में थे। उन्होंने भी अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के साथ थोड़ा फासला रखकर लगा दी। इसी दौरान शेर खान को उनके एक आदमी ने मोबाइल पर इत्तला दी, सर फवारे वाले चौक के करीब एक जीप और एक मोटरसाइकिल देखी गई है जिन पर कुछ मशकूक लोग सवार थे। शेर खान ने कहा, तुम लोग फवारे वाले चौक का मुहासरा किए रहो, हम भी पहुंच रहे हैं। सफेद लिबास में मलबूस पुलिस की 2 गाड़ियां भी पीर जी की गाड़ियों के दाएं बाएं साथ साथ जा रही थी। उन्हें मोबाइल पर शेर खान ने खबर कर दी कि फवारे वाले चौक में खतरा है, पुलिस अलर्ट हो गई है। शेर खान ने रहमत से कहा, मुझे डर है पुलिस के किसी सिपाही से कोई गलती ना हो जाए, अगर किसी सिपाही ने पहले कोई फायर कर दिया तो दहशतगर्द फरार हो जाएंगे। रहमत खान बोला, अब जो होगा देखा जाएगा। ये काफिला जब फवारे वाले चौक में पहुंचा तो शेर खान ने अपनी जीप पीर जी की गाड़ी के पहलू में कर दी, मगर एक खास फासला रखा ताकि बॉडीगार्ड्स को भी शक न पड़े। जिस वक्त बॉडीगार्ड की अगली जीप चौक का मोड़ घूम रही थी तो एक जोरदार धमाका हुआ और बॉडीगार्ड की जीप उछलकर उलट गई। उसके साथ ही फायरिंग शुरू हो गई। शेर खान और रहमत खान ने भी जीप में से फायरिंग करते हुए पीर जी की गाड़ी की तरफ देखा। इतने में एक और धमाका हुआ। ये दूसरा दस्ती बम पीर जी की गाड़ी पर फेंका गया था, जो खुशकिस्मती से गाड़ी गुजर गई तो पीछे गिरा और बॉडीगार्ड्स की पिछली गाड़ी भी उलट गई। इसी दौरान पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करने लगी। शेर खान ने देखा कि भूषण और सेवाजी 2 आदमियों के साथ जीप में से निकलकर शॉटगन के फायर कर रहे थे। उसका रुख पीर जी की गाड़ी की तरफ था, लेकिन इस असना में पीर जी का ड्राइवर हाजिर दिमागी से काम लेते हुए गाड़ी को निकालकर एक तरफ को ले गया था। पुलिस और खुफिया पुलिस वालों ने भी भूषण और सेवाजी को फायरिंग करते देख लिया था। उन्होंने उन दोनों पर फायर खोल दिए। शेर खान ने सेवाजी को गिरते और भूषण को भागते देखा। भूषण भागते भागते रुका और बरसती गोलियों में उसने वो काम कर दिखाया जो ऐसे मौकों पर दहशतगर्द किया करते हैं। उसने सेवाजी को शदीद जख्मी होकर गिरते सेवाजी पर शॉटगन का एक ब्रस्ट फायर किया और जीप के पीछे एक मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गया, जिस पर पहले से एक दहशतगर्द उसे स्टार्ट किए हुए था। जैसे ही भूषण मोटरसाइकिल पर बैठा, मोटरसाइकिल वहां पर खड़ी ट्रैफिक के हुजूम में गायब हो गई। पुलिस ने दोनों को फरार होते देख लिया था। उन पर पीछे से फायरिंग की, मगर खतरा था कि हुजूम जमा हो गया है, किसी दूसरे को गोली न लग जाए। चुनाचे पुलिस ने मोबाइल पर गश्ती पुलिस को खबर कर दी और अपनी जीप भी भूषण के मोटरसाइकिल के पीछे लगा दी, मगर मोटरसाइकिल इस दौरान ट्रैफिक सिग्नल काटती हुई दूसरी गाड़ियों के दरमियान से निकलकर पुलिस की नजरों से ओझल होने में कामयाब हो गई। शेर खान और रहमत खान की जीप भी पुलिस की गाड़ी के साथ थी, मगर दहशतगर्द गायब हो चुके थे। शेर खान और रहमत खान फौरन वापस फवारे वाले चौक में आ गए। मालूम हुआ कि पीर जी बच निकलने में कामयाब हो गए थे और एक दहशतगर्द मार दिया गया है। शेर खान और रहमत खान को मालूम था कि ये सेवाजी की लाश है और उसे पुलिस ने नहीं बल्कि उसके साथी भूषण ने ब्रस्ट मारकर हलाक किया है, ताकि जख्मी सेवाजी पूछगिछ के दौरान टॉर्चर से घबराकर बाकी साथियों और उनके खुफिया ठिकाने के बारे में न बता दे। शेर खान को मालूम था कि भारतीय दहशतगर्दों का कातिलाना मजमूम मंसूबा नाकाम बना दिया गया है और अब भूषण फौरन पिंडी वापस जाकर भारतीय सिफारतकार से राब्ता पैदा करेगा और मंसूबे की नाकामी की रिपोर्ट देगा और उससे मजीद हिदायत लेगा कि अब उन्हें क्या करना है। उसने रहमत खान से कहा, मुझे यकीन है कि भूषण वगैरह अब कराची में नहीं ठहरेंगे, इसलिए हमें उनके पिंडी पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। चुनांचे उसी रोज उन्होंने शाम की फ्लाइट पकड़ी और पिंडी पहुंच गए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।